हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एल्केन बनाने के मेथड्स पर हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो एल्केन में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं ये सीखा था, है ना। प्रिपरेशन यानी एल्केन ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से एल्केन बनाना, है ना, ये अपना टॉपिक था। तो होता क्या है कि ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक होता है भाई अपने पास RMgX। इसकी रिएक्शन आपको करवानी होती है कुछ इस तरह के कंपाउंड के साथ, है ना। HZ के तरीके के जो कंपाउंड होते हैं इनके साथ रिएक्शन करवानी होती है। ये वाला H जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। कैसा होता है? एक्टिव हाइड्रोजन, या फिर इसको अम्लीय हाइड्रोजन भी अपन बोल सकते हैं। ये वाला हाइड्रोजन कैसा होता है? अम्लीय हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। और Z जो है वो यहाँ पर कोई भी ज्यादा विद्युतऋणी परमाणु हो सकता है, यानी ये हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन है जो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो RMg के तो जब ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हम इस तरह के कंपाउंड के साथ करवाएंगे, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव आएगा, ओके, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव आएगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपको एक ही काम करना होता है, केवल प्लस माइनस करना होता है। तो RH और साथ में MgZ और ये X। तो इस तरीके से क्या बनेंगे भाई? अपने पास हाइड्रोकार्बन बनेंगे, ठीक है। तो भाई ये अपने पास जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हो गई, किसके साथ? एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ, ठीक है। काफी सारे एग्जांपल कल हमने देखे भी थे कि भाई चाहे एक्टिव हाइड्रोजन मतलब कोई भी कंपाउंड आ जाए, चाहे वो अल्कोहल आए, चाहे वाटर आए, या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन या एल्काइन आ जाए, ठीक है ना। तो हमेशा हमें क्या करना है, यहाँ R पर जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन जोड़ना है। लास्ट अपने पास रिएक्शन है एल्केन बनाने की, वो है जिसको हम बोलेंगे उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ये क्या होता है देखना जरा भाई। हाइड्रोजनीकरण का मतलब एक तरीके से आपको क्या करना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवानी, एल्कीन या एल्काइन, ठीक है। एल्कीन या एल्काइन रिएक्शन आपको करवानी है भाई इसकी हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी, निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। क्लियर है? तो जब रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास क्या होगा भाई, एक हाइड्रोजन, आपको जितने भी पाई बॉन्ड है सारे पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करने, और पाई बॉन्ड ब्रेक करके आपको वहां पर हाइड्रोजन जोड़ना है। तो यहाँ पर जो है जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई, एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो गई। तो भाई एक एक हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम काम करेंगे, पाई बॉन्ड तोड़ना है, और पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड कार्बन H और ये H, ठीक है। एक एक हाइड्रोजन आपको दोनों तरफ जोड़ना है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ भाई, क्योंकि इसमें एल्काइन में दो पाई बॉन्ड होते हैं, तो मैं अगर दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक कर दूं, क्योंकि मेरे को तो एल्केन बनाने, तो आपको दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक करने हैं, तो हर एक कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ओवरऑल क्या बनेगा भाई? एल्केन प्राप्त होगा। ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। निकिल प्लेटिनम पैलेडियम यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। रिएक्शन कैसे चली, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, इसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है ना। आगे मतलब ये देखना जरा, इसमें एल्कीन और एल्काइन इन्वॉल्व है, तो इसकी बात जो है वो हम आगे करेंगे, कैसे रिएक्शन होती है, ठीक है ना। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। क्लियर है बात? तो भाई इसको बोलते हैं उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। इस रिएक्शन का एक नाम और होता है, इसको हम साबात्य सेंड्रेंस अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साबात्य सेंड्रेंस अभिक्रिया, ठीक है ना। इसको साबात्य सेंड्रेंस अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो भाई ये उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, इसके बारे में डिटेल बात आगे हम करेंगे। और एल्केन बनाने के जितने भी मेथड थे हमने सारे क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब हम आते हैं भाई किसकी तरफ? रासायनिक गुणों की तरफ। ध्यान से देखना, रासायनिक गुण में हम क्या पढ़ते हैं।
हाँ भाई देखो, रासायनिक गुण, ठीक है। तो भाई रासायनिक गुणों में हम जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली रासायनिक गुणों में हम बात करते हैं कि ये जो एल्केन है ये कौन से दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट देगी, ठीक है ना। हम इसके बारे में चर्चा करते हैं किसमें, रासायनिक गुणों में, कि कोई भी एल्केन है ना, तो ये दूसरे किस कंपाउंड के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन सब की बात किसमें करते हैं, रासायनिक गुणों में हम करते हैं, ठीक है। तो एक दो पॉइंट में पहले एल्केन के बारे में बता देता हूं कि भाई एल्केन में केवल सिग्मा बंध उपस्थित होते हैं, एल्केन में केवल सिग्मा बंध उपस्थित होते हैं, अतः एल्केन बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ये पॉइंट है भाई, एल्केन में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड पाई के सापेक्ष मजबूत होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि एल्केन जो है वो बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इनमें केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो भाई कम क्रियाशील होने के कारण इनका सामान्य परिस्थितियों में, कम क्रियाशील का मतलब है आसानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना, इनका सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकरण या अपचयन नहीं होता है, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में इनका ऑक्सीकरण अपचयन नहीं होता है, लेकिन अगर विपरीत परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब जैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, तो कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए तो इनका ऑक्सीकरण अपचयन होता है। बेसिकली ऑक्सीकरण की जो रिएक्शंस है इनकी बात हम करेंगे, ठीक है। फिर देखना जरा, एल्केन अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो भाई इसकी बात तो हमने पहले भी कर ली थी कि एल्केन कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो ये दो तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, रासायनिक गुणों में ही आते हैं। और अब हम बात करने जा रहे हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस की, एल्केन दूसरे कौन कौन से कंपाउंड के साथ कैसे कैसे रिएक्शन करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। भाई देखो जरा ये क्या होती है, एल्केन की जो केमिकल रिएक्शंस है क्या है। तो एक पॉइंट लिख रहा हूं भाई, मैंने एक दिन आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताए थे, अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है ना। तो उसी में से एक अभिक्रिया का प्रकार अपने पास आने वाला है, एल्केन की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं, एल्केन की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन प्रकार की होती है, ठीक है भाई। ये पॉइंट है कि एल्केन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन प्रकार की होती है। और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हिंदी शॉर्ट में बोलेंगे FRS, ठीक है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन प्रकार की होती है, ठीक है। और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अभिलाक्षणिक का मतलब ये होता है कि भाई मुख्यतया एल्केन जो है वो सामान्यतः फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन प्रकार की रिएक्शन देती है। जनरली अगर सबसे जल्दी रिएक्शन, मतलब ये वाली रिएक्शन सबसे आसानी से देती है, एक तरीके से आपको ये कहना चाहता है स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि भाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल कौन कौन से हैं, एल्केन जो है वो कैसे कैसे रिएक्शन करेगी। तो पहली जो अपने पास रिएक्शन है ना, वो है भाई हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण रिएक्शन का नाम क्या है, हैलोजनीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं हैलोजिनेशन। अब रिएक्शन क्या है, तो भाई देखो जरा,
आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, हेलोजनीकरण नाम से पता चल रहा है। जैसे हाइड्रोजनीकरण में अभी हमने रिएक्शन किसके साथ करवाई थी, हाइड्रोजन H2 के साथ रिएक्शन करवाई थी। हेलोजनीकरण में आपको एक तरीके से रिएक्शन किसके साथ, हेलोजन के साथ यानी H2 के साथ रिएक्शन करवानी है। यानी एल्केन की अभिक्रिया, एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे भाई, हेलोजन के साथ। X2 के साथ करवाने पर, X2 के साथ करवाने पर करवानी है। यह एल्केन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, X2 के साथ। कैसे रिएक्शन होगी ध्यान से देखना कि ये अपने पास कोई एल्केन है RCH2 या RCH3, है ना, ये कोई एल्केन है, R कुछ भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल हो सकता है। रिएक्शन आप करवा दो किसके साथ, X2 के साथ। क्लियर है बात, हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा दो। रिएक्शन होगी HNu की उपस्थिति में। HNu का मतलब है सनलाइट, या इसकी जगह जो है वो हम हीट काम में ले सकते हैं, है ना, सनलाइट या हीट काम में ले सकते हैं। भाई सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होती है, ये पहले भी मैंने बताया हुआ है कि मुक्त मूलकों के निर्माण के लिए सनलाइट जो है वो बेसिकली एक सपोर्टिव फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन जब इसके साथ करवाएंगे तो आपको क्या करना है, देखना जरा, ये अपने पास एल्केन है RCH3 था, एक हाइड्रोजन को मैं अलग से लिख लेता हूं, ठीक है, और X2 है तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं XX, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, HX बाहर चला जाएगा, और HX बाहर निकला तो पीछे बना RCH2 और ये X, और साथ में क्या हो गया भाई, HX बाहर। एक तरीके से एल्काइल हैलाइड बनेंगे। ये क्या है भाई अपने पास, एल्काइल हैलाइड। तो जब हम क्या करते हैं, एल्केन की अभिक्रिया किसी हेलोजन के साथ करवाते तो रिएक्शन का नाम क्या होता है, हेलोजनीकरण होता है। रिएक्शन में बनता क्या है, एल्काइल हैलाइड बनता है। और भी कई प्रोडक्ट साथ में बनते हैं, उनकी बात भी हम कर लेंगे। अब रिएक्शन जो है, ये मैंने कहा कि भाई इसमें क्या है, रिएक्शन का नाम क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यानी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। तो ये रिएक्शन हुई कैसे, ये हमें समझना है। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे यहां से हाइड्रोजन हटाया तो चाकू से हाइड्रोजन काट दिया हो, हाँ, चाकू से जो है ये हटा दिया हो और दोनों को गोंद से चिपका के HX बना दिया हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। पूरा एक मेथड होता है, केमिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। जब भी बॉन्ड टूटता है या जब भी बॉन्ड बनता है किसी भी रिएक्शन, ध्यान रखें कि जब भी किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड टूटता है या बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं उसमें। किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। यानी बॉन्ड के टूटने के लिए भी इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी होती है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर दिए जाते हैं। बॉन्ड के बनने के लिए भी इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी होती है। तो अब हमें यह चीज सीखनी है कि आखिर ये रिएक्शन हुई कैसे। और भाई ये चीज सीखी जाती है अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म में। मतलब रिएक्शन कैसे हुई एक्चुअल में, इसको हम सीखते हैं किसमें, मैकेनिज्म में, ठीक है ना। तो भाई मैकेनिज्म की बात करते हैं कि रिएक्शन कैसे चली, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखना जरा, देख मैकेनिज्म, देखो जरा कि रिएक्शन कैसे चलती है, इसको हम बात करने वाले हैं। भाई रिएक्शन का नाम, क्रियाविधि का नाम, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रियाविधि। क्रियाविधि का नाम है FRS, वो ही है ना, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, ये अपनी क्रियाविधि का नाम, ठीक है। और ध्यान में रखना कि मुक्त मूलक अभिक्रिया हमेशा 3 पदों में होती है। कितने पदों में होती है, 3 पदों में होती है। जो पद मैं बताने जा रहा हूं, डायरेक्टली स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भाई मुक्त मूलक अभिक्रिया में कौन से पद शामिल है, या मुक्त मूलक अभिक्रिया के क्रमागत पद कौन से हैं। तो भाई 3 पदों में पूरी होती है यह अभिक्रिया। तीन पदों में पूर्ण होती, ठीक है। भाई रिएक्शन जो है वो 3 पदों में कंप्लीट होगी। सबसे पहला जो अपने पास स्टेप है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं भाई श्रृंखला प्रारंभन पद। श्रृंखला प्रारंभन पद। अब ये स्टेप कौन सा होता है भाई, श्रृंखला प्रारंभन पद का मतलब है, नाम से पता चल रहा है रिएक्शन अपनी क्या होगी, स्टार्ट होगी, प्रारंभ होगी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई चेन इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या बोलते हैं भाई, चेन इनिशिएशन स्टेप। रिएक्शन क्या होने वाली है, यहां से स्टार्ट होने वाली है। ध्यान से देखना,
नाम रिएक्शन का क्या है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। तो रिएक्शन कहां से स्टार्ट होगी, मुक्त मूलकों के बनने से स्टार्ट होगी। सबसे पहले क्या बनेगा, मुक्त मूलक बनेगा। कैसे बनेगा, तो भाई देखना जरा, ये आपने X2 का मॉलिक्यूल ले रखा है, X2 का मॉलिक्यूल ले रखा है भाई। सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, H न्यू या हीट, ये आपको पता है दो तरीके का बॉन्ड क्लीवेज मैंने आपको बताया था, है ना। दो तरीके से बॉन्ड टूट सकता है, एक तो समांश विखंडन, एक विस्मांश विखंडन। समांश विखंडन से किसका निर्माण होता है, मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। कैसे होता है कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों पर एक एक शिफ्ट हो जाते हैं, दोनों में सम्मिलित वितरण होता है बंध के इलेक्ट्रॉनों का, तो समांश विखंडन होता है। और विस्मांश विखंडन हो तो जो ज्यादा विद्युत ऋणी होता है वो बंध के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर HNU की उपस्थिति में रिएक्शन हुई, ये वाला बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, तो दो हमारे पास X फ्री रेडिकल बनेंगे, दो X फ्री रेडिकल बन गए, ठीक है। रिएक्शन अपने क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। यहीं से रिएक्शन स्टार्ट होती है। एक बार एक चीज ध्यान में रखना, अगर एक बार मुक्त मूलक बन जाता है ना रिएक्शन में, तो अब मुक्त मूलक को देखकर मुक्त मूलक मतलब कहने का मतलब है एक मुक्त मूलक दूसरे मॉलिक्यूल को मुक्त मूलक बनाने के लिए प्रेरित करता है, प्रमोट करता है। यानी एक बार अगर रिएक्शन में फ्री रेडिकल बन गया ना, तो अब आगे ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल बनाने के लिए प्रमोट करेगा। यानी दूसरे मॉलिक्यूल को क्या बोलेगा कि भाई मैंने फ्री रेडिकल बनाया, तू भी फ्री रेडिकल बना। कहने का मतलब है एक मुक्त मूलक जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे किसी बॉन्ड के समांश विखंडन होने को प्रेरित करता है, ठीक है ना। अब पहला स्टेप हो गया, रिएक्शन स्टार्ट होगी। कैसे हुई रिएक्शन स्टार्ट, फ्री रेडिकल के बनने से रिएक्शन स्टार्ट हुई। सेकंड जो स्टेप अपने पास आता है वो आता है भाई श्रृंखला संचरण पद, इंग्लिश में बोलते हैं चेन प्रोपागेशन स्टेप, ठीक है। श्रृंखला संचरण पद, चेन प्रोपागेशन स्टेप, नाम से पता चल रहा है, अच्छा ये तो लिख ली होगी, है ना। तो नाम से पता चल रहा है कि रिएक्शन क्या होगी भाई, स्टेप में आगे बढ़ेगी। अब रिएक्शन कैसे आगे बढ़ती है तो इसको समझने की कोशिश करता। देखो जरा, हमारे पास ये एल्केन है, ये एक हाइड्रोजन मैंने अलग कर रखा है, और क्या हुआ कि भाई मैंने कहा कि एक मुक्त मूलक जो है वो दूसरे बॉन्ड के होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए, यानी दूसरे बॉन्ड को समांश विखंडन के लिए क्या करता है भाई, एक तरीके से इसको बढ़ावा देता है, ठीक है ना। तो ये वाला बॉन्ड जो देख रहे हो इसका क्या होगा, समांश विखंडन होगा। कैसे होगा भाई कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चला जाए और ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, और ये वाला जो है वो हाइड्रोजन क्या करेगा भाई, H और X ये दोनों मिलकर क्या कर लेंगे, HX बना लेंगे। तो हमारे पास बना RCH2 और साथ में HX, ठीक है। तो ये एक मुक्त मूलक था, तो इसने इसको प्रेरित किया मुक्त मूलक बनाने के लिए, ये एक और मुक्त मूलक बन गया, ठीक है। फिर देखना जरा नेक्स्ट क्या होगा कि जो RCH2 मुक्त मूलक बनेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जहां हम रिएक्शन करवाते हैं वहां पर हेलोजन का यानी X2 का एक ही अणु था, बहुत सारे अणु थे। ऐसा भी नहीं है कि जहां हम रिएक्शन करवा रहे हैं वहां एल्केन का एक ही अणु, बहुत सारे अणु होते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा ये मुक्त मूलक जो है वो किसी दूसरे हेलोजन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, और दूसरे हेलोजन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से, अपने पास RCH2 और ये X और ये एक हो गया X फ्री रेडिकल। क्लियर है बात। तो ये अपने पास बन गया भाई एक तो मुक्त मूलक, मतलब अपना जो प्रोडक्ट है ना RCH2X, ये तो प्रोडक्ट बन रहा था, साथ में एक और फ्री रेडिकल बन गया हेलोजन फ्री रेडिकल। ये हेलोजन फ्री रेडिकल वापस से किसी दूसरे एल्केन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, वापस से ये वाला स्टेप दोहराया जाएगा और बार बार स्टेप दोहराया जाएगा। कब तक स्टेप जो है लगातार चलता जाएगा, जब तक कि पूरा का पूरा एल्केन रिएक्शन मिश्रण में से खत्म ना हो जाए, तब तक ये रिएक्शन बार बार चलती जाएगी। और तीसरा जो स्टेप आता है अपने पास उसको बोलते हैं भाई श्रृंखला समापन पद, श्रृंखला समापन पद, इंग्लिश में बोलते हैं इसको चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो भाई इस स्टेप में जैसे कि नाम से पता चल रहा है श्रृंखला समापन पद, यानी रिएक्शन क्या हो जाएगी अपनी, समाप्त हो जाएगी, समापन की तरफ चली जाएगी, रिएक्शन खत्म हो जाएगी। कैसे होगी भाई, ध्यान से एक चीज मैं बता देता हूं आपको कि जब भी कोई भी मुक्त मूलक अभिक्रिया है, कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, वो रुकती कैसे, वो स्टार्ट कैसे होती है, स्टार्ट होती है भाई मुक्त मूलक के बनने से। स्टार्ट कैसे हुई, मुक्त मूलक के बनने से। तो खत्म कैसे होगी, मुक्त मूलकों के आपस में जुड़ने से।
अगर रिएक्शन स्टार्ट हुई मुक्त मूलकों के बनने से तो खत्म कैसे होगी? मुक्त मूलकों के आपस में जुड़ने से। और जब रिएक्शन मिश्रण में सारे मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाएंगे, कोई भी मुक्त मूलक नहीं बचा, एक भी फ्री रेडिकल बचना नहीं चाहिए, तो रिएक्शन मिश्रण में जब सारे फ्री रेडिकल आपस में क्या हो गए? खत्म हो गए, आपस में जुड़ गए, फ्री रेडिकल सारे खत्म हो गए, तो भैया उस केस में रिएक्शन लास्ट में फाइनली क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है। और एक चीज कि भाई किसी भी मुक्त मूलक वाली अभिक्रिया में जितने भी मुक्त मूलक होते हैं वो आपस में रेंडमली कैसे भी जुड़ सकते हैं। जैसे इस वाले में अपने पास कितने प्रकार के मुक्त मूलक है? एक तो एक्स फ्री रेडिकल, एक यहां पर देखना जरा एच फ्री रेडिकल, ये देखो एच फ्री रेडिकल भी बन रहा है, एक एच फ्री रेडिकल है, एक अपने पास RCH2 फ्री रेडिकल है। 3 प्रकार के मुक्त मूलक है ना, ये तीनों के तीनों मुक्त मूलक एक ही कंटेनर में है। तो भाई इस रिएक्शन मिश्रण में 3 प्रकार के मुक्त मूलक अपने पास पड़े, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? रैंडमली कैसे भी जुड़ सकते हैं। भाई ये हो सकता है कि एक्स फ्री रेडिकल किसी दूसरे एक्स फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए और क्या हो जाए? X2 का मॉलिक्यूल बना ले। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि H X के साथ जुड़ जाए, तो H फ्री रेडिकल X फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर HX बना ले। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एक H फ्री रेडिकल दूसरे किसी H फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर क्या बना ले? H2 बना ले। भाई पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि RCH2 फ्री रेडिकल जो है वो X फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर क्या बना ले? RCH2X बना ले। ये तो हम पहले बना चुके हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि RCH2 फ्री रेडिकल अपने जैसे RCH2 फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर RCH2CH2R, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी, और भी कई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाला हो सकता है इससे जुड़ जाए, ये वाला इससे जुड़ जाए, ये वाला अपने जैसे जुड़ जाए, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कहने का मतलब है कि रिएक्शन टर्मिनेशन, रिएक्शन का जब समापन होता है, मुक्त मूलक आपस में जुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और कैसे जुड़ेंगे? कोई पैटर्न नहीं है, रैंडमली कैसे भी जुड़ सकते हैं। कोई सा फ्री रेडिकल किसी के साथ भी जुड़ सकता है, और धीरे धीरे ऐसे करके जब सारे फ्री रेडिकल जुड़ जाएंगे रिएक्शन में, सारे जुड़ गए, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, रिएक्शन समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं श्रृंखला प्रारंभन पद। क्लियर है बात? तो भाई देखना जरा, रिएक्शन के कितने स्टेप हो गए? 3 स्टेप हो गए। सबसे पहले श्रृंखला आरंभन पद या श्रृंखला प्रारंभन पद, चेन इनिशिएशन, फिर श्रृंखला संचरण, फिर श्रृंखला समापन। इसी क्रम में आपको याद रखना है फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन के 3 पद। ठीक है। डायरेक्टली आपको पूछ सकता है कि भाई 3 पद कौन कौन से है क्रमानुसार। ठीक है। फिर आपको देखना जरा और क्वेश्चन यहां से कैसे पूछेगा। एक और टाइप का क्वेश्चन यहां से बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। आपको ये बोलेगा कि जैसे एक ऑप्शन ये दे दिया, 2 3 और ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दे दिए, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, और आपको ये बोलेगा कि निम्न में से कौन सा पद श्रृंखला संचरण पद को प्रदर्शित करता है, या निम्न में से कौन सा पद श्रृंखला प्रारंभन पद को प्रदर्शित करता है, या निम्न में से कौन सा पद श्रृंखला समापन पद को प्रदर्शित करता है। तो पहचानने का तरीका देखना क्या है। सबसे पहले श्रृंखला प्रारंभन पद को कैसे पहचानोगे? भाई श्रृंखला प्रारंभन पद को पहचानने का तरीका है, अपने पास इस तरफ का मतलब है बाईं ओर देखना कोई मुक्त मूलक नहीं है, और दाईं ओर अगर मुक्त मूलक बन जाए, बाईं ओर कोई मुक्त मूलक नहीं होगा, दाईं ओर मुक्त मूलक बन जाए तो श्रृंखला प्रारंभन पद, यानी जिसमें केवल मुक्त मूलकों का निर्माण होगा। यहां इधर कोई मुक्त मूलक नहीं है, इधर मुक्त मूलक है, तो इसमें केवल मुक्त मूलकों का निर्माण हो रहा है, कोई मुक्त मूलक इधर काम में नहीं आ रहा। श्रृंखला प्रारंभन पद। श्रृंखला समापन पद को कैसे पहचानोगे? कि मुक्त मूलक आपस में जुड़ रहे हैं, और मुक्त मूलक जब आपस में जुड़ेंगे ना, तो इसमें अपोजिट इस तरफ कोई फ्री रेडिकल नहीं होगा, यानी दाईं ओर कोई फ्री रेडिकल नहीं होगा। फ्री रेडिकल किधर होगा? बाईं ओर होगा। एक तरीके से मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं, बाकी आपको सोचना पड़ेगा। देखना जरा, प्रारंभन पद में बाईं ओर फ्री रेडिकल नहीं होगा, केवल दाईं ओर होगा। समापन पद में बाईं ओर फ्री रेडिकल होगा, दाईं ओर फ्री रेडिकल नहीं होगा। और भाई संचरण पद में बाईं ओर भी फ्री रेडिकल होगा, दाईं ओर भी फ्री रेडिकल होगा। देख लो, यहां पर भी फ्री रेडिकल, यहां पर भी फ्री रेडिकल, यहां पर भी फ्री रेडिकल, यहां। ये एक हिंट है, बाकी आप जो है वो होशियार हो, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अगर कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए उस केस में। ठीक है ना? तो भाई ये अपने पास जो है ओवरऑल रिएक्शन के कितने स्टेप है? 3 स्टेप है। रिएक्शन कौन सी क्रियाविधि से चलती है? मुक्त मूलक क्रियाविधि से चलती है। समझ गए बात को? अब देखना जरा कि भाई इस रिएक्शन में मैं क्या काम में ले रहा हूं? एक्स काम में ले रहा हूं, X2 काम में ले रहा हूं। ठीक है। और X2 जो होता है हेलोजन होता है, तो भाई एक लाइन में लिख रहा हूं, हेलोजनीकरण के प्रति, हेलोजनीकरण के प्रति हेलोजन की क्रियाशीलता
का क्रम। भाई हैलोजनीकरण के प्रति हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, यह क्रम क्या होता है भाई? देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह क्रम होता है भाई हैलोजनीकरण के लिए। हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, सबसे ज्यादा क्रियाशील जो है वो कौन होता है? फ्लोरीन होता है, ये एक्सपेरिमेंटल है। और सबसे कम आयोडीन होता है। ध्यान ये रखना है, फ्लोरीन की क्रियाशीलता इतनी ज्यादा होती है कि भाई फ्लोरीन के साथ, पहली बात, फ्लोरीन जब रिएक्शन करेगा ना तो साथ में हीट उत्सर्जित होगी, उष्मा जो है वो उत्सर्जित होगी, और इतनी ज्यादा उष्मा उत्सर्जित होती है कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, विस्फोट हो जाता है। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है इतनी तेजी से रिएक्शन करता है कि यह विस्फोटक अभिक्रिया दर्शाता है, विस्फोटक अभिक्रिया। ठीक है ना, फ्लोरीन इतनी तेजी से रिएक्शन करता है कि ये क्या कर देता है? एक्सप्लोजन हो जाता है, विस्फोटक अभिक्रिया दर्शाता है, बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करता है, इतनी ज्यादा क्रियाशीलता होती है। इसके साथ रिएक्शन कैसी होगी? उष्माक्षेपी होगी। अब विस्फोट क्या होता है भाई? विस्फोट का मतलब होता है, देखना जरा, अगर बहुत सारी एनर्जी एक साथ निकलती है ना, बहुत सारी एनर्जी अगर एक साथ रिलीज हुई और उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसी को विस्फोट बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं। पटाखा फूटता है ना तो एनर्जी निकलती है, बहुत सारी एनर्जी एक साथ निकलती है, उसको कंट्रोल नहीं हो पाती वो एनर्जी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विस्फोट बोलते हैं। तो बिल्कुल यहां पर ऐसा ही है कि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कैसी होगी? उष्माक्षेपी रिएक्शन होगी और विस्फोटक अभिक्रिया होगी। जबकि आयोडीन के साथ रिएक्शन जो है वो उष्माशोषी होती है, उष्मा शोषी। कहने का मतलब आयोडीन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपको हीट देनी पड़ेगी, बाहर से इसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, तो आयोडीन के साथ रिएक्शन होगी। क्लोरीन और ब्रोमीन की इंटरमीडिएट होती है, ना तो ज्यादा ना तो कम। इसलिए जब भी हैलोजनीकरण करवाते हैं तो जनरली हम बीच में, जनरली आपको क्लोरीन और ब्रोमीन ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये हैलोजनीकरण के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। क्लियर है? फिर देखना, हैलोजनीकरण के प्रति हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम। भाई हैलोजनीकरण के प्रति हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम ये क्या होता है? तो ध्यान से देखें, 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये हैलोजनीकरण के प्रति हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम होता है। भाई अब इसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना जरा। हाँ भाई, देखना जरा ध्यान से। भाई ये कंपाउंड है मेरे पास, CH3 CH और CH3 CH2 CH और CH2 CH, H1 H2 H3। ठीक है, अब भाई इसका हैलोजनीकरण करवाना है। अभी देखना जरा, मैंने क्या किया था? RCH2H ये लिया था मैंने, यहां से हाइड्रोजन हटाया था। ठीक है, अब भाई R तो कुछ भी हो सकता है, जैसे CH3 CH2, ये R ले लिया मैंने, तो मैंने तो यहां से हाइड्रोजन हटाया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई? X2 के साथ करवाई। ये कुछ इस तरीके से बाहर निकाल दिया भाई, तो अपने पास क्या बचा पीछे? CH3 CH2 और ये CH2X, ये अल्काइल हैलाइड बन गया, है ना? ऐसा ही किया था मैंने। R क्या ले लिया यहाँ पर? CH3 CH2 R ले लिया। ठीक है, अब भाई ये कोई जरूरी थोड़ी ना कि ये वाला ही हाइड्रोजन निकले। आप कहोगे सर ये वाला, क्योंकि एल्केन तो सारा बराबर ही है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ, तो ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं निकला? ये वाला ही क्यों निकला? तो भाई कोई भी हाइड्रोजन निकल सकता है, पहली बात तो, है ना? जरूरी नहीं है कि ये वाला हाइड्रोजन ही निकले, जो सीधे वाला हाइड्रोजन है वो ही निकले। ये वाला भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। हालांकि ये और ये तो कैसा है? समान ही है, 1 डिग्री 1 डिग्री। ये वाला कैसा है? 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, कोई भी हाइड्रोजन इनमें से रिलीज हो सकता है। अब कौन सा जल्दी रिलीज होगा, कौन सा हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, कौन सा हाइड्रोजन जल्दी रिएक्शन करेगा, ये चेक करना है। तो भाई 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे जल्दी रिएक्शन करता है। क्यों? समझना, मैंने कहा ये रिएक्शन कैसे चलती है? ये रिएक्शन चलती है मुक्त मूलक क्रियाविधि से, यानी क्या बनता है? मुक्त मूलक बनता है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर 3 हाइड्रोजन है, यहां पर मुक्त मूलक बनाऊं तो एक एक करके तीनों को हटा रहा हूं भाई। सबसे पहले इसको हटा रहा हूं, तो CH3C ये मुक्त मूलक बनेगा, CH3 और ये CH2, इनको एज इट इज रखो, CH2 CH3। ये H2 को मैंने इसी में शामिल करके CH2 लिख दिया, H1 को इसी में शामिल करके CH3 लिख दिया। फिर भाई यहां से हटाता हूं तो अब इनको मुक्त मूलक मिलेगा ये वाला CH3CH
CH3CH2 और ये CH फ्री रेडिकल और ये CH3, ठीक है। और फिर अगर यहां से हटाता हूं तो अपने को मिलेगा CH3CH और ये CH3 और ये CH2 और ये CH2 और ये CH2, ये फ्री रेडिकल बनते हैं। क्लियर है बात? अब देखना जरा, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, 3 डिग्री। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 8 है, 3 3 6 2 8। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इसके पास 5 है। और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है और स्टेबल फ्री रेडिकल है, यानी इस हाइड्रोजन के निकलने से एक स्थायी मुक्त मूलक बन रहा है। स्थायी मुक्त मूलक बन रहा है, इसका मतलब जल्दी बनेगा। अगर मैं बात करूं ये वाला, ये वाला, ये वाला कौन सा जल्दी रिएक्शन करेगा, तो अगर ये वाला रिएक्शन करता है तो एक स्थायी मुक्त मूलक बनता है, ये वाला रिएक्शन करता है तो थोड़ा कम स्थायी मुक्त मूलक बनता है, ये वाला रिएक्शन करता है तो बहुत ज्यादा ये और कम स्थायी मुक्त मूलक बनता है। तो भाई यहां फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो इसलिए ये वाला हाइड्रोजन सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा। और भाई ये तो आपको पता ही है, यही क्रम किसका आता है? मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम आता है, यही क्रम आता है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का। तो भाई इसीलिए मैंने लिखा है कि 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन सबसे आसानी से रिएक्शन करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा, फिर 1 डिग्री वाला रिएक्शन करेगा। क्लियर है बात? तो भाई ऐसे आपको क्या करना है? सोचना है, ठीक है। अब भाई इस पर क्वेश्चन कैसे आता है उसकी बात कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे? फिर एक काम हमें करना है कि भाई जैसे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन है तो इसको, जैसे पूरी रिएक्शन का नाम क्या है? हैलोजनीकरण, है ना। तो अगर आप X2 लिखा हुआ आए तो इसको हैलोजनीकरण बोलेंगे। अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन आए तो इसको फ्लोरीनीकरण बोलेंगे। क्लोरीन के साथ क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन के साथ ब्रोमीनीकरण, आयोडीन के साथ आयोडीनीकरण। जिसके साथ रिएक्शन करवाओगे नाम उसी के जैसा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? इन चारों के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन, यानी फ्लोरीनीकरण हो गया, इसको डिटेल में पढ़ना है, क्लोरीनीकरण को डिटेल में पढ़ना है, ब्रोमीनीकरण और आयोडीनीकरण, इस सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन कैसे आता है यहां से। तो देखना जरा, हाँ भाई देखो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आइसोपेंटेन के मोनोक्लोरीनीकरण से प्राप्त उत्पादों की संख्या। ठीक है, आपको क्या करना? आइसोपेंटेन है, उसका मोनोक्लोरीनीकरण करवाना है। क्लोरीनीकरण का मतलब किसके साथ रिएक्शन? क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी। और मोनो का मतलब कितनी बार क्लोरीनीकरण? एक क्लोरीन जोड़ना है। मोनो का मतलब केवल एक क्लोरीन जोड़ना है। डाई क्लोरीनीकरण लिखा हुआ आ जाए तो 2 क्लोरीन जोड़ने, ट्राई लिखा हुआ आ जाए तो 3 जोड़ने। ज्यादातर जो है वो आपके मोनोक्लोरीनीकरण से ही क्वेश्चन आएगा। तो नाम क्या है? आइसोपेंटेन। तो भाई ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको आइसोपेंटेन की स्ट्रक्चर पता होगी, है ना। सिंपल सा काम है, क्योंकि नामकरण में हमने यही सीखा है, ये CH3 CH2 और ये CH3, ये आइसोपेंटेन। अब इसका मेरे को करवाना मोनोक्लोरीनीकरण। तो आपको क्या करना है भाई? देखो आपको जो है वो मैंने कहा कि इन हाइड्रोजन में से कोई सा भी हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है, कहीं से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। हाँ, सबसे ज्यादा प्रायिकता कौन से हाइड्रोजन की निकलने की होती है? 3 डिग्री वाले के निकलने की होती है, लेकिन कहीं से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। आप एक एक करके हाइड्रोजन हटाओ, एक बार यहां से हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगा दो, एक बार यहां लगा दो, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। तो देखना जरा कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक बार यहां से हाइड्रोजन हटा रहा हूं और हैलोजन लगा रहा हूं, तो पीछे अपने पास बचेगा CH2 और ये CH2 और ये Cl, एक प्रोडक्ट ये बन गया। एक बार यहां से हाइड्रोजन, दूसरा वाला कार्बन आ गया ना, इससे हाइड्रोजन हटा रहा हूं CH3 और ये यहाँ X आ गया, यानी क्लोरीन आ गया, और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। ठीक है, एक बार यहां से तो एक ये हो गया CH3, यहाँ Cl आ जाएगा, CH3 और ये CH2 और ये CH3। एक बार यहां से हटा दो तो एक ही आ जाएगा CH2 Cl, यानी मोनोक्लोरीनीकरण का मतलब है जो भी प्रोडक्ट बन रहा है ना उसमें एक ही क्लोरीन होना चाहिए। अब यहां से हटा दो चाहे यहां से हटा दो, एक ही बात होगी। क्यों? क्योंकि भाई दोनों का IUPAC नाम समान ही आएगा। देखना जरा कैसे, कि नीचे वाले कार्बन आपको होगी, नीचे वाले से हटा दो भाई, नीचे वाले से हटा दो चाहे ऊपर वाले से, यानी ये दोनों कार्बन समान है, किसी एक से हटा दो, दोनों का IUPAC नाम समान आएगा। जैसे इसका IUPAC नाम क्या है? 1 2 3 4, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। इसका IUPAC नाम 1 2 3 4, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, दोनों समान है तो एक को ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो कितने प्रोडक्ट बन गए? 4 प्रोडक्ट बन गए टोटल।
4, टोटल 4। अब भाई इसी क्वेश्चन में कंडीशन लगा देते हैं, ध्यान से देखना। कई बार आपको ब्रैकेट में एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, त्रिविम समावयवियों, त्रिविम समावयवियों को शामिल करते हुए, शामिल करते हुए, ये कंडीशन लिख के देते कि इसमें आपको त्रिविम समावयवियों को भी शामिल करना है। त्रिविम समावयवी कौन से होते हैं भाई? देखो याद करो, सिस और ट्रांस त्रिविम समावयवी होते हैं, आर और एस त्रिविम समावयवी, डी और एल त्रिविम समावयवी, वो त्रिविम समावयवी। ये सारे के सारे तो अपने पास जो है वो संरचनात्मक समावयवी है, त्रिविम समावयवी नहीं है। ये सिस ट्रांस तो हो नहीं सकते, क्यों? डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये जो है वो डी और एल वाले हो सकते हैं। आप चेक करो इनमें से किसमें किरेल कार्बन है। भाई एक किरेल कार्बन वाले जो कंपाउंड होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं? एक किरेल कार्बन वाले कंपाउंड हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। इनमें है क्या किसी में किरेल कार्बन? इसमें है क्या किरेल कार्बन? नहीं है। इसमें ये वाला कार्बन किरेल है। इसमें है क्या किरेल कार्बन? नहीं है। इसमें है क्या किरेल कार्बन? इसमें है, ये वाला किरेल कार्बन है, ये वाला। ठीक है, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव है भाई, ये वाला प्रकाशिक सक्रिय है। इसके दो रूप होंगे, एक तो डी, एक इसका जुड़ा हुआ भाई मिरर इमेज एल। दो रूप होंगे, इसके भी दो रूप होंगे, एक तो डी, एक इसका जुड़ा हुआ भाई मिरर इमेज एल। दो रूप होंगे, समझ रहे हो बात को? इसके भी दो रूप होंगे, इसके भी दो रूप होंगे। तो अब त्रिविम समावयवी भी आपको काउंट करवा ले तो देखना, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या जाएगा? तो आंसर जाएगा टोटल 6, ये आंसर होगा। और भाई अगर यहां पर ब्रैकेट में लिख के दे त्रिविम समावयवियों को छोड़कर, यानी त्रिविम समावयवी शामिल नहीं करने हैं, तो टोटल आंसर जाएगा कितना? 4। तब उस केस में आपको डीएल चेक नहीं करना, उस केस में किरेल कार्बन चेक नहीं करते। समझ में आ गई बात? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकता है। और देखो जरा और क्वेश्चन कैसे आएगा। निम्न में से किसके मोनोक्लोरीनीकरण से केवल एक उत्पाद प्राप्त होगा? ये क्वेश्चन है भाई, है ना, कि निम्न में से किसके मोनोक्लोरीनीकरण, यानी एक ही बार आपको क्या करवाना है? हेलोजनीकरण करवाना है, क्लोरीनीकरण करवाना है। ऑप्शन कुछ ऐसे दे दिए, पहला है एन ब्यूटेन, दूसरा आपको दे दिया एन पेंटेन, तीसरा आपको दे दिया आइसोपेंटेन, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया नियोपेंटेन। 4 ऑप्शन दे दिए कि भाई किसके मोनोक्लोरीनीकरण से केवल एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए, एक ही प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखना जरा, जैसे एन ब्यूटेन की बात करते हैं, तो पहले तो एन ब्यूटेन बनाओ, ये एन ब्यूटेन। अब देखो जरा, इसका मोनोक्लोरीकरण करवाऊं तो कहां कहां से हाइड्रोजन हटा सकता हूं? यहां से हटा सकता हूं, यहां से हटा दो चाहे यहां से हटा दो, एक ही बात है। ऐसे यहां से हटा दो चाहे यहां से हटा दो, एक ही बात है। कहने का मतलब है कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, CH3 CH2 CH2 और ये CH2 Cl। और यहाँ पर एक ये वाला बन जाएगा CH3 CH2 CH और ये CH3 और ये Cl, 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, त्रिविम समावयवी को जोड़ लोगे तो और भी ज्यादा मिल जाएंगे। जैसे ये वाले में कायरल कार्बन है तो इसका D और एक L, टोटल 3 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। लेकिन उसने बोला केवल एक मिलना चाहिए। एन पेंटेन को चेक करता हूं, एन पेंटेन में कितने मिलते हैं? CH2 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 और ये CH3। भाई देखना जरा, इसमें मैंने CH3 CH2 CH2 CH और ये Cl CH3, एक तो ये मिल जाएगा, एक यहां से हटा देता हूं, CH3 CH2 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 Cl, एक ये मिल गया, एक यहां से हटा देता हूं, तो CH3 CH2 CH, ये Cl और CH2 CH3, कितने मिल गए? 3 मिल गए। यहां से हटा दो तो ये वाला रिपीट हो जाएगा और यहां से हटा दो तो ये वाला रिपीट हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा एक ही मिलना चाहिए। आइसोपेंटेन अभी अपन ने देखे थे कितने? 4 मिले थे त्रिविम समावयवी को छोड़कर, है ना, तो यहाँ पर 4 मिलेंगे, यानी यहाँ पर 2 मिल गए। त्रिविम काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे तो ज्यादा ही होंगे, बढ़ेंगे ही, है ना। यहाँ पर कितने? 3 मिले, यहाँ पर कितने? 4 मिले। इसको चेक करते हैं, नियोपेंटेन। भैया नियोपेंटेन अगर संरचना ध्यान में होगी तो ही क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये नियोपेंटेन,
क्लियर है? अब यहां पर चेक करते हैं भाई, देखो जरा, यहां से हटा दो, चाहे यहां से, चाहे यहां से, यहां से, किसी भी कार्बन से आप हाइड्रोजन हटा दो, ये चारों के चारों समान है भाई, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, चारों के चारों समान है ना? तो कहीं से भी एक क्लोरीन जोड़ दो, सब में क्या आएगा भाई, नाम समान ही आएगा, इसलिए इसमें केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो नियोपेंटेन के मोनोहैलोजनीकरण से केवल एक प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना? तो भाई ये जो है, अच्छा यहां पर जो है वो आप चेक कर देना, ये नहीं है कि भाई 1 डिग्री 1 डिग्री है तो समान प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे यहां पर देखना जरा, अभी जो आइसोपेंटेन देखा था ना भाई, देखो यहां पर ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, इन दोनों 1 डिग्री से जो है वो समान प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन ये वाला 1 डिग्री अलग प्रोडक्ट देगा। तो ये जरूरी नहीं है कि डिग्री चेक करके मैं चेक कर रहा हूं समान है या नहीं है, बस मुझे पता है क्योंकि मैंने करवाया हुआ है, ये टास्क मैं आपको दे रहा हूं, आप चाहो तो हर जगह लगा के देख लो, आईयूपीएसी नाम चेक कर लो, आईयूपीएसी नाम क्या आएगा, समान आएगा। क्लियर है? तो भाई इसका करवाओगे ना तो केवल एक प्रोडक्ट, क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि किसके मोनो हैलोजनीकरण से केवल 2 उत्पाद प्राप्त होंगे, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है? तो भाई ये हो गया अगला टाइप का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन का फॉर्मेट हम देखना चाहेंगे, एक और फॉर्मेट देखते हैं, देखना जरा क्वेश्चन का। हाँ भाई देखो, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, एक स्ट्रक्चर बना के दी है आपको, ये देखो, है ना, HA, HB, HC और HD, एक संरचना बना के दी है आपको, और आपको यह पूछा है कि हैलोजनीकरण के लिए H की क्रियाशीलता का क्रम, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है? कि भाई हैलोजनीकरण के लिए हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, आपको ये पूछा है। देखना जरा कैसे चेक करेंगे। मैंने बताया है अभी आपको कि भाई जहां मुक्त मूलक जितना ज्यादा स्थायी होगा वो हाइड्रोजन उतना ही क्रियाशील होगा। तो एक एक हाइड्रोजन हटाते जाओ, देखना यहां HA को हटाता हूं तो ये वाला मुक्त मूलक बनेगा भाई CH3 CH2, और इसको इसी में शामिल कर लेता हूं भाई, क्योंकि मैंने HA को हटा दिया है तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। HB को हटाता हूं तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। एक एक करके हटाना ना, सबको एक साथ नहीं हटाना है। ये HB को हटाया तो ये बना, HC को हटाता हूं तो ये वाला बनेगा, HC को हटाता हूं तो ये वाला बनेगा, और HD को हटाता हूं तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, 4 फ्री रेडिकल बन गए। क्लियर? अब देखना जरा ध्यान से, इनमें स्टेबिलिटी, भाई ये वाला फ्री रेडिकल अनुनाद वाला है, ये वाला जो है इसके पास 2 2 4 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन, और इस वाले के पास जो है वो कितने हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना। आप कहोगे सर इसके पास तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 7, तो ये ज्यादा स्थायी होना चाहिए, लेकिन भाई ये याद रखें अनुनाद वाले को ज्यादा प्रायिकता देते हैं, ये सबसे ज्यादा स्थायी। जितना स्थायी फ्री रेडिकल बनेगा हम बोलेंगे क्रियाशीलता उतनी ज्यादा होगी। HA सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, फिर HB, फिर HC, सबसे कम क्रियाशील कौन सा होगा, HD। ये क्रियाशीलता का क्रम है, समझ गए बात को? तो भाई मुक्त मूलक अपना जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हैलोजनीकरण की प्रति क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा आएगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे भाई इनको डिटेल में, एक एक करके जो हैलोजनीकरण है, जैसे फ्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण, है ना, तो इन सबको जो है वो एक एक करके पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी हम रिएक्शंस की बातें करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। इसमें या इससे पहले किसी भी क्लास में आपको कोई भी कैसा भी डाउट रहा हो तो बिल्कुल आप मेरे को व्हाट्सएप करें, ठीक है? और बाकी हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।